देन इन द केस ऑफ सारे फैक्टर्स आपने हटा दिए, ना तो एनवायरमेंट रोल निभा रहा है, ना टीचर की प्रॉब्लम है, ना इंटरेस्ट एरिया की प्रॉब्लम है। अब क्या करेंगे? अब हमें करना है थर्ड स्टेप, यानी कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इवैल्यूएशन। ये होता है स्टेप 3, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इवैल्यूएशन। अब जो यहां पे जो स्पेशल एजुकेटर होता है, वो इंफॉर्मेशन ऑन चाइल्ड would need to be gathered in a systematic manner and involvement। अब जो स्पेशल एजुकेटर होता है उसके द्वारा सारी इंफॉर्मेशन को, जो बच्चे की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको सबको गैदर जमा करना होता है एक बहुत ही प्रणालीगत तरीके से। सिस्टमैटिक यानी प्रणालीगत तरीके से, प्रणाली के आधार पर, और बच्चे को इन्वॉल्व करके, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके हम उसकी सारी इंफॉर्मेशन को लेते हैं। किस लिए लेते हैं इंफॉर्मेशन को? अब इंफॉर्मेशन को लेते हैं हम इवैल्यूएशन करने के लिए, क्या ये बच्चा इसलिए सही कैंडिडेट है कि इसे स्पेशल एजुकेशन में जाना चाहिए। सबसे पहला है मल्टीपल सोर्स। ध्यान से समझिए, कोई एक चीज आपके सामने है, वो यहां पे है, पर उसकी पोजीशन आपको नहीं पता, क्योंकि आप तो उसकी एक ही डायमेंशनल स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। अगर आपने यहां से देखा, एक दूसरी जगह से देखा, एक तीसरी जगह से देखा, तो आपने क्या किया? आपने इसे अपनी समझ को ट्रायंगुलेट कर दिया, यानी गलती होने के चांसेस कम है। ट्रायंगुलेट करना यानी कि बहुविविध तरीकों से देखना। तो मल्टीपल तरीकों से आप इंफॉर्मेशंस लेंगे, ताकि अगर किसी एक तरीके में कोई कमी हो इंफॉर्मेशन लेने की और उसमें गलती के चांसेस हो, तो दूसरे तरीके मिल करके और हमारे विश्वास को पक्का कर दें। जैसे कि जब हम स्टूडेंट से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हो सकता है कोई इंटरव्यू में कोई बात छुपा ले, तो हमें क्या करना चाहिए? फैमिली हिस्ट्री भी देखनी चाहिए। प्रायर स्कूल में अगर बच्चा गया है या फिर वो अपने एनवायरमेंट में है, तो एनवायरमेंट में अदर फैक्टर्स यानी कि पड़ोसियों का, उसके दोस्तों का, इनका भी इंटरव्यू लेना चाहिए। फिर हमें उससे कुछ एक्टिविटी भी करवानी चाहिए। इन सब से क्या होगा कि अगर हम इन सारे तरीकों को एक साथ जोड़ देंगे, तो हमारी अपने डेटा पे, हम जिस रिजल्ट पे पहुंचे, उस रिजल्ट में रिलायबिलिटी हाई हो जाएगी। जितने ज्यादा सोर्सेज होंगे, रिलायबिलिटी उतनी हाई होगी हमारे इवैल्यूएशन के आउटकम में, और जितने कम सोर्सेज होंगे उतनी ही कम होगी। तो अगर हमें वैल्यू ओरिएंटेड रिलायबल इवैल्यूएशन करना है, तो मल्टीपल सोर्सेज रखने चाहिए। ऐसा हो सकता है हमारा अपना कोई पर्टिकुलर बायस हो, पक्षपात हो, तो अपने जितने भी प्रकार के बायसेस होते हैं, झुकाव होते हैं, याद रखिएगा, हमारे जितने भी झुकाव होते हैं, इन झुकाव को रिड्यूस करने के लिए, किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी को खत्म करने के लिए, बायसनेस को खत्म करने के लिए हमें मल्टीपल इवैल्यूएटर्स को रखना चाहिए। दूसरी बात, एक स्किल्ड इवैल्यूएशन तभी होगा जब मल्टीपल इवैल्यूएटर्स होंगे। क्यों? मान लीजिए मैं एक टीचर हूं और मैं जाता हूं इंटरव्यू करने के लिए, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछूंगा, और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सारे एरियाज को कवर कर लूं। ऐसा हो सकता है कि मेरे से कोई पर्टिकुलर एरिया छूट जाए। तो अगर मेरे अलावा अगर 2-3 और इवैल्यूएटर्स होंगे, तो जो एरिया मेरे से छूट जाएगा, हो सकता है कि वो उसको कवर कर लें, और सभी एक दूसरे के इवैल्यूएशन से मिला करके एक फाइनल रिजल्ट पे बेहतर तरीके से पहुंच सकते हैं। तो कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि हम कमियों को कम कर सकें, बायसनेस को कम कर सकें अगर किसी तरीके का है तो। मल्टीपल एनवायरमेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि एक बच्चे को अगर आप इवैल्यूएट कर रहे हैं उसके होम एनवायरमेंट में, और उसे होम एनवायरमेंट से ही प्रॉब्लम है, तो वहां पे उसकी प्रॉब्लम विजिबल होगी। अगर आप उसे दूसरे किसी एनवायरमेंट में शिफ्ट कर देते हैं, होम की जगह आप उसे स्कूल में, पार्क में, ऐसी जगहों पे करते हैं जहां पे कि ये वाला एनवायरमेंट नहीं है, तो फिर वो हो सकता है कि जो समस्या है, भाई बच्चा घर पे हो सकता है कि मम्मी पापा या किसी के दबाव में या किसी एक कारण से
हेजिटेंट महसूस कर रहा हो, लेकिन वो बाहर जाके हेजिटेंट महसूस नहीं कर रहा है, तो आपको सडनली वहां पे उसका इंटरेस्ट लेवल, अटेंशन लेवल हाई दिख रहा है, जो कि घर पे बड़ा लो दिख रहा है। चेंजेस होंगे, इसलिए आपको अलग अलग एनवायरमेंट्स में लेना चाहिए। एनवायरमेंट्स का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। फिर आते हैं एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक दिन अगर इंटरव्यू कर लिया, एक दिन अगर हमने इवैल्यूएट कर लिया सिचुएशन को, तो हमने उसके बाद रिजल्ट लिख दिए। नहीं, इसमें क्या होना चाहिए, एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। 3 तरीके होते हैं एक ही क्वेश्चन को अलग अलग टाइम में पूछना, एक ही क्वेश्चन के 3 स्तर कर देना, एक आज पूछना, एक महीने भर बाद पूछना, एक 2 महीने बाद पूछना। ऐसे क्या होता है कि आप एक ड्यूरेबिलिटी में, समय में, टाइम पीरियड के दौरान चेंजेस देख रहे होते हैं बच्चे के अंदर। हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के कारण वो दबाव महसूस कर रहा हो और आपको लगे कि ये स्पेशल एजुकेशन का सही कैंडिडेट है, एक्सेप्शनल चाइल्ड है। इन सारी चीजों को डिलिनिएट करने के लिए हमें मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल इवैल्यूएटर्स, मल्टीपल एनवायरमेंट और एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम की जरूरत होती है, विद गैदरिंग द डेटा इन्वॉल्विंग पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एंड सिस्टमैटिक मेथड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिनको आप इवैल्यूएशन में याद रखें।